दोस्तों फाइनली मैं आज जियोग्राफी का एक कंप्लीट सेट लेकर आया हूं जहां पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, देन आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी पूरा का पूरा दोस्तों एग्जाम हॉल में जैसे क्वेश्चन आएंगे D2 आपको आज वैसा ही दोस्तों मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं सर पॉलिटिकल साइंस का भी या इंग्लिश का भी तो सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे मेरे दोस्तों, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि इससे पहले मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी हिस्ट्री का बता चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मेरे दोस्तों आसानी से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है मेरे भाई क्या जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें, है ना भाई। दूसरा क्वेश्चन है सर हमारा रोपण कृषि किसे कहते हैं, और सर तीसरा क्वेश्चन है हमारा सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों हम लोग बारी बारी से देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है सर हमारा जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें, यानी सर जनसंख्या घनत्व क्या है। अगर आप लोग साधारण भाषा में समझना चाहते हैं तो मेरे मुंह पर ध्यान दें। किसी भी क्षेत्र के, जी हां, किसी भी क्षेत्र के 1 किलोमीटर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों जनसंख्या घनत्व। याद रखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों क्या कि कुल क्षेत्रफल, याद रखिए मेरे भाई, कुल क्षेत्रफल बट्टा मेरे दोस्तों कुल जनसंख्या। याद रखिएगा कुल बताएंगे सर जनसंख्या, याद रखिए भाई कुल क्षेत्रफल नीचे में होगा दोस्तों और ऊपर में क्या होगा दोस्तों हमारा कुल जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन। याद रखिएगा टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ये सर आपका आता है सर क्या जनसंख्या घनत्व का परिभाषा। अगर मेरे दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं जियोग्राफिकल लैंग्वेज में तो ध्यान से देखेंगे किसी क्षेत्रफल की प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी मैंने अभी आपको क्या कहा कि 1 किलोमीटर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं साधारण भाषा में, समझिए मेरे भाई, ठीक ना। तो किसी क्षेत्रफल के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, सिंपल सा बात। और हां देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, क्योंककि कमेंट को देखते ही हमारे अंदर में एक अजीब सा दोस्तों एक फीलिंग आती है आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए, ठीक है। आइए सर अब हमारा दूसरा क्वेश्चन सर आपके स्क्रीन पे क्या है भाई। तो दूसरा क्वेश्चन था सर हम लोगों का कि रोपण कृषि किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था रोपण कृषि का पहचानने का जो तरीका होता है दोस्तों वह है लिक्विड पदार्थ, जैसे चाय, कॉफी, कहवा, कोको, रबड़, गन्ना, ये सब क्या है लिक्विड पदार्थ। तो जो लिक्विड पदार्थ होती है इसे दोस्तों हम लोग रोपण कृषि कहते हैं, इसे बगावती कृषि कहते हैं, इसे फैजेंडा भी बोलते हैं। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं भाई, ठीक ना। तो रोपण कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें एक ही फसल को बड़े क्षेत्र में व्यावसायिक उद्देश्य से उगाया जाता है। ये दोस्तों हम लोग परिवार को चलाने के लिए नहीं बल्कि दोस्तों व्यवसाय बिजनेस करने के लिए जब कोई एक ही प्रकार के फसल को किसी बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे हम लोग रोपण कृषि कहते हैं, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, कहवा, कोको। याद रखिएगा इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या रोपण कृषि। एकदम साधारण भाषा में बोलेंगे सर क्या रोपण कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें एक ही फसल को बड़े व्यावसायिक उद्देश्य से, बड़े क्षेत्र में व्यावसायिक उद्देश्य से बिजनेस के अकॉर्डिंग दोस्तों इसे हम लोग उगाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं क्या रोपण फसल। मुझे उम्मीद है लाडला कि आप लोगों को साधारण भाषा में समझ में आ रहा होगा, रट्टा नहीं लगाना भाई। और हां अगर आप लोग देखना चाहते सर मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, वो भी सर एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो मेरे दोस्तों अभी जाइए प्ले स्टोर में, अभी भी आपके पास समय है, जल्दी से जाकर के दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कराना भूले। और जितने सारे स्टूडेंट्स ने दोस्तों क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके रखा है मैंने आप लोगों को जितना बताया हूं भाई, जैसे मैं आपको फिलहाल एग्जांपल देता हूं जियोग्राफी का जब मेरे दोस्तों मैं सब्जेक्टिव में जाऊंगा तो यहां पे आप लोगों को एक एक करके मेरे दोस्तों नोट्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पे जितना 4 या 5 नोट्स मैंने जो आप लोगों को दिया हूं, मैप सेक्शन दिया, इतना कंप्लीट कर लेना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का दिया हूं, शॉर्ट क्वेश्चन का दिया हूं, लॉन्ग क्वेश्चन का 3 सेट दिया हूं भाई। ये 3 सेट को मेरे दोस्तों आप लोगों को पूरा कंप्लीट कर लेना भाई। यकीन मानिए मेरे दोस्तों इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस शर्त है मेरे भाई कि सही तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले मेरे भाई,
क्योंकि यह मौका जिंदगी में दोबारा लौट कर नहीं आएगी भाई, ठीक है। आइए सर अब बात करते हैं सर सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट। तो सशक्तिकरण का अर्थ है व्यक्ति या समुदाय को निर्णय लेने, अधिकारों का उपयोग करने और आत्मनिर्भर बनने की शक्ति प्रदान करता है। सशक्तिकरण का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा जो भी हमारा फ्रीडम है, जो भी हमारे आजादी है, जो भी हमारे अधिकार है, इसे हम जान सके और दोस्तों हम आत्मनिर्भर बन सके, इसी को हम लोग बोलते हैं सर सशक्तिकरण। सिंपल सा बात है, याद रखिएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, भूगर्भिक जल संसाधनों से क्या तात्पर्य है। या दोस्तों आपको बताना होगा कि मानव भूगोल का क्या अर्थ है, या दोस्तों मानव भूगोल किसे कहते हैं, या मानव भूगोल की परिभाषा थे, एक एक करके दोस्तों आप लोगों को डिस्कस करना है। तो आइए सर भूगर्भिक जल संसाधनों का तात्पर्य क्या है, तो भूमि के नीचे चट्टान और मिट्टी की परतों में संचित जल को भूगर्भिक जल संसाधन कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्राउंड वाटर सोर्स कहते हैं भाई, याद रखिएगा। जैसे दोस्तों हमारा कुआं हो गया, नलकूप हो गई, हैंडपंप हो गया, यानी जब हम लोग जमीन के अंदर से खींचकर पानी को निकालते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं भाई सर क्या, भूगर्भिक जल संसाधन। जैसे भूमि के नीचे हमारे क्या होगा भाई, चट्टान होगी और हमारा मिट्टी होगा। जब हम चट्टान और मिट्टी के परतों से संचित जल को ऊपर निकालते हैं मेरे भाई, तो इसे हम लोग बोलते हैं जल संसाधन। जैसे दोस्तों हम बोल सकते हैं कुआं, नलकूप, हैंडपंप, ये हमारा दोस्तों है क्या, भूगर्भिक जल संसाधन। बहुत साधारण क्वेश्चन मेरे भाई। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव भूगोल क्या है भाई, है ना, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बताएंगे सर भूगोल की वह शाखा, भूगोल का बहुत सारे ब्रांच होती है भाई, है ना, जैसे मानव भूगोल, राजनीति भूगोल, चिकित्सा भूगोल, बहुत सारे भूगोल का ब्रांचेस होती है। तो भूगोल की वह शाखा जो मानव उसकी गतिविधियों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करती है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल वो शाखा जो मानव उसकी गतिविधि, हमारा जितने सारे गतिविधि और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच एक संबंध का अध्ययन कराता है, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, मानव भूगोल। एकदम दोस्तों साधारण भाषा में समझते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। आप दोस्तों एकदम साधारण भाषा में लिख सकते हैं, निजीकरण वह प्रक्रिया है जब कोई देश या कोई व्यक्ति या कोई समुदाय किसी भी फैक्ट्री के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं या पूंजी लगाते हैं, तो इसका मालिक वह खुद कहलाता है। इसे हम लोग बोलते हैं निजीकरण। सबसे बड़ा एग्जांपल दोस्तों हमारा अमेरिका है, ठीक है। आइए सर साधारण भाषा में समझ गए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं जियोग्राफिकल लैंग्वेज में। सरकारी उपक्रमों या सेवाओं को निजी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया को निजीकरण कहते हैं। याद रखें, इसका उद्देश्य कार्यकुशलता बढ़ाना और सरकारी बोझ कम करना होता है। एकदम दोस्तों आप इस लैंग्वेज को ध्यान ना दें, बल्कि मैंने जैसे आपको कहा, निजीकरण वह प्रक्रिया है, निजीकरण वह क्षेत्र है जब कोई व्यक्ति या कोई देश या कोई समुदाय किसी भी क्षेत्र में ये पूंजी लगाते हैं और इसका मालिक जब वो खुद कहलाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों निजीकरण। साधारण भाषा में समझिए। अब 7वां क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। 7वां क्वेश्चन कहता है मेरे भाई क्या, कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। हमारा बेसिक नीड क्या है भाई, तो बताएंगे सर हमें चाहिए क्या भाई, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता वे आवश्यक चीजें हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है भाई। हम भोजन के बिना जीवन संभव नहीं भाई, हम वस्त्र के बिना भी जी नहीं सकते हैं, हम आवास के बिना भी दोस्तों जी नहीं सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। तो ये सर अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो आपके पेपर में दोस्तों 2-2 मार्क्स का पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी। थोड़ा सा भी मेरे दोस्तों आपको क्या करना भाई, कंफ्यूजन नहीं होना है, बस जितना बता रहा हूं ऑनेस्टी पूर्वक कर लेना है। लेकिन हां, अगर आप भी चाहते हैं कि सर इन सब बंदों की तरह मुझे भी सर जियोग्राफी में एकदम सर 95 नंबर लाना है, सर एकदम दोस्तों हम लोगों को 95 नंबर लाना है, या सर हम लोगों को 95 नंबर लाना है, ठीक है। 95 नंबर ऐसा ही नहीं आया मेरे भाई, यहां तक कि बच्चा 99 नंबर तक लाया मेरे भाई। 2025 के एग्जाम में 99 नंबर तक लाया है जियोग्राफी में, ऐसा ही नहीं लाया मेरे भाई। मेहनत क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों उन्होंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितने सारे क्रैश कोर्स में क्वेश्चन करवाया है, सारा क्वेश्चन को वो दोस्तों मधुगुड़ की तरह चाट लिए थे, तभी जाकर दोस्तों 99 नंबर लाए हैं। इतना आसान नहीं है मेरे भाई, आसान तब हो जाएगी जब आपको मेरे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटल क्वेश्चन मिलेगी। ये कहां मिलेगा मेरे भाई, तो आपका क्रैश कोर्स के अंदर में मिलेगी। इसलिए बार बार कहता हूं दोस्तों क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले, बार बार कह रहा भाई, ठीक है।
अब आइए सर, मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों मानचित्र। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि 5 मार्क्स का मानचित्र और 5 मार्क्स का भारत का प्रमुख फसल, इससे दोस्तों 10 मार्क्स अपने हाथों से जाने ना दे। और मैं बहुत ही सुंदर तरीके से क्रैश कोर्स के अंदर में मेरे दोस्तों 3 क्लास में कंप्लीट करवाए, पूरा 3 घंटा में मेरे दोस्तों कि भारत का मानचित्र हो, विश्व का मानचित्र हो, या दोस्तों कोई पतन हो, कैसे दर्शाना है मैंने बहुत सुंदर तरीके से बताया। बस मेरे भाई ये आपका पूछा गया है, कोचिंग को दर्शा दीजिए जो केरल में है, प्रायद्वीपीय को दर्शा दीजिए, कोलकाता वेस्ट बंगाल विशाखापट्टनम को दर्शा दीजिए, और दोस्तों हमारा मुंबई को दर्शा दीजिए। आपको आसानी से 5 मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, मानव विकास की 3 सूचकांकों का वर्णन करना है। जैसे दोस्तों 3 को सूचकांक क्या है सर, मैंने आपको बताया था सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादक डॉक्टर महबूबुल हक जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, है ना भाई, 1990 में उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत में दोस्तों अभी वर्तमान में हमारा नॉर्वे पहला देश है सर पूरा विश्व का, भारत का स्थान 131वां है। आइए सर बात करते हैं 3 सर हमारा आवश्यक सूचकांक क्या होती है। तो पहला दोस्तों स्वस्थ, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, और मैं ये क्वेश्चन क्रैश कोर्स में बहुत सुंदर करवाया हूं। जनसंख्या परिवर्तन की 3 घटकों का नाम लिखे, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया। इसके बाद से सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है, मैंने आप लोगों को सड़क परिवहन, रेल परिवहन, और दोस्तों साथ ही साथ आपका रेलवे मतलब आपका रेल परिवहन, सड़क परिवहन, और दोस्तों आपका जहाज, जी हां, जल परिवहन, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैंने सड़क परिवहन और रेल परिवहन, तीनों परिवहन के बारे में बताया हूं। और अपना कसम कहता हूं कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका आएगा दोस्तों परिवहन से, जितना मैं बताया कर लेना भाई। ठीक है, इसके बाद भारतीय कृषि की क्या विशेषता है, मैंने आप लोगों को बताया था भारतीय कृषि की क्या विशेषता है, भारतीय कृषि की क्या क्या समस्या है, भारतीय कृषि आज दूसरे देशों की तुलना में कैसे दोस्तों मजबूत है, यह भी मैंने आप लोगों को बताया क्रैश कोर्स में। फिर सर भूमि निम्नीकरण को कम करने के उपाय क्या है, पूरा डायग्राम के साथ बताया था क्रैश कोर्स में। याद कीजिए मेरे भाई, क्रैश कोर्स वाले एकदम भूमि निम्नीकरण का पूरा डायग्राम के साथ बताया था मैंने। डायग्राम का मतलब दोस्तों पूरा पिक्चर के साथ मैंने आप लोगों को समझाया था। इसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती के बारे में समझाया था। तो ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताएं, साथ ही साथ मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या करें, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। और ये क्वेश्चन दोस्तों हर साल बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क लगा ले भाई, ये क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आप लोग क्या करें भाई, स्टार मार्क लगा लेंगे भाई। ठीक है ना, जैसे अगला क्वेश्चन भाई, मैंने अभी आपको कहा कि भारत का प्रमुख फसल, मैंने चावल करवाया, मैंने गेहूं करवाया, मैंने चाय करवाया, मैंने कॉफी करवाया, मैंने कपास करवाया। इन 5 क्वेश्चन को जो मैंने समझाया मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन आएगा जैसे दोस्तों यहां पे चावल पूछ लिया भाई कि भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। चावल कैसे हम उत्पादन करें, कैसे तापमान, कितना तापमान होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वर्षा कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, कटाई के समय मौसम कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, कौन कौन सा देश में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, मतलब पूरा डिटेल्स में चावल के बारे में लिखना है। और मैं आप लोगों को जो चावल का नोट्स यहां पे दिया हूं ना भाई, ध्यान से देखेंगे बच्चा, बार बार कह रहा हूं, यहां पे जो मैं 5 आप लोगों को जो चावल का नहीं भाई, भारत के प्रमुख फसल का जो मैं 5 सेट दिया हूं ना, जैसे यहां पे भारत का प्रमुख फसल मिलेगा आपको, देखिए मेरे भाई, ये जो 5 भारत के जो प्रमुख फसल दिया हूं, यहां पे जितना मैंने बताया भाई उतना ही करना है। जैसे चावल बताया मैंने डायग्राम मेरे भाई पिक्चर के साथ, फिर मैंने गेहूं करवाया, है ना, फिर मैंने चाय करवाया, फिर मैंने कपास करवाया, फिर इसके बाद देखते रहिएगा भाई आप लोग। ठीक है, जितना जितना क्वेश्चन मैंने यहां पे करवाया उतना कंप्लीट कर लेना भाई, बार बार कह रहा भाई। ठीक है, आइए सर अगला है हमारा कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, सिंचाई के स्रोतों का वर्णन करें, सिंचाई कैसे कैसे स्रोतों के माध्यम से हम लोग करते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे दोस्तों आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए। मैं बताते समय दोस्तों आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चन आप लोगों को स्टार मार्क लगाना है भाई। तो ये था सर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये था दोस्तों आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मेरे दोस्तों आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे भाई एक बार भाई अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दे भाई, क्योंकि लाइक और कमेंट से ही मेरे भाई हमारे अंदर में एक अजीब सा दोस्तों मोटिवेशन आती है, जिस मोटिवेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए दोस्तों कड़ी से कड़ी मेहनत करता हूं।
हाँ, अच्छा लगा हो ना दादा तोहनी के, कहना दिक्कत तो ना है भाई। चलिए दादा, तोहनी से पहला क्वेश्चन करल गले रे भाई। पहला क्वेश्चन कहले दादा, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था? तो बताएंगे सर, ये स्टेटमेंट देने वाला था हमारा कुमार सैंपल। कौन है ले दादा रे? कुमार सैंपल। ऐसे क्वेश्चन ही तो भाई तोहनी थोड़ा सा भी टेंशन ना लिया दादा, ठीक ना दादा। अगला क्वेश्चन तोहनी से करल गले रे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अब यहां पे दोस्तों सघन का मतलब होता है दोस्तों ज्यादा घनत्व वाला, अब विरल का मतलब दोस्तों तो पिछड़ा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो बताएंगे सर हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया, ये हमारा विरल नहीं तो बल्कि हम इसके बोल सकते हैं ये हमारा सघन है भाई, याद रखिएगा। ये हमारा विरल नहीं भाई बल्कि बोल सकते हैं हम ये क्या है भाई, सघन है भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रतिकर्ष और आपकर्ष मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार थोड़ा सा रुकिएगा। मैंने आप लोगों को डिफरेंट बताया था भाई, याद रखिएगा कि बिटवीन डिफरेंट ऑफ पुश एंड पुश ऑफ फैक्टर, इसका डिफरेंट जो मैंने करवाया था 5 को डिफरेंट बताया था भाई। प्रतिकर्ष और आपकर्ष का 5 डिफरेंट बताया था, और इस साल ये पेपर में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का छपेगा, नोट डाउन कर लीजिए। प्रतिकर्ष और आपकर्ष का मैं जो बताया हूं क्रैश कोर्स में कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो प्रतिकर्ष और आपकर्ष कारक का उत्तरदायी कारक क्या है भाई, ये आपसे पूछा गया भाई। तो बताएंगे सर हमारा प्रवास के लिए, क्या बताएंगे सर, प्रवास के लिए। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश कौन सा भाई? देखिए सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश पूछा जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात। क्या बताएंगे सर, संयुक्त राज्य अमीरात। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा लटविया। क्या बताएंगे सर, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा लटविया। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? अरे भाई यही तो मैं बार बार बता रहा था, 1990 में दिया था, डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के निवासी है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा पाकिस्तान के निवासी है भाई। कहां के? पाकिस्तान के। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते सर, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि नहीं है? रोपण कृषि का मतलब होता है दोस्तों जो बह जाता है। मेरे दोस्तों कॉफी बह जाएगा, है ना, गन्ना भी बह जाता है, रबड़ भी बह जाता है पानी की तरह, पर गेहूं दोस्तों हमारा खाद्य पदार्थ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तोहनी से पूछल गले रे दादा, कहा है ना कि तोहनी से पूछल गलो किस में उच्चतम साक्षरता दर है? दादा रे हम और आप जाना ही है कि भारत के सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो राज्य लागे ना दादा, वो केरल लागे भाई। हमने जाना ही है ना रे, हमार लाली जाना ही है ना भाई। सबसे कम पढ़ा लिखा कौन राज्य लगे दादा? हमारा बिहार। लेकिन ये एग्जाम में कतई नहीं पूछेगा मेरे भाई, हाँ ये नहीं पूछेगा। आज ही के क्लास में मैंने बता रहा था भाई स्टूडेंट्स को, क्रैश कोर्स वाले याद कीजिए, मैंने बता रहा था ना कि वो भी कभी नहीं पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। नहीं, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऐसा पूछेगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहां पे क्या पूछा गया, उच्चतम साक्षरता दर वाला सारा दोस्तों आपका दिया है भाई, क्या, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरी दिया हुआ भाई। तो बताएंगे सर हमारा लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? मेरे 125 करोड़ देशवासियों, कौन कहता था भाई? हमारा मोदी सरकार। मेरे 125 करोड़ देशवासियों, भाई और बहनों, तो आज से लॉकडाउन लगेगी क्योंकि स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाया है, और इस लॉकडाउन के वजह से सारे स्टूडेंट्स को 80% मार्क्स दिया जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? अब इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे टीचर्स कंफ्यूजन है, लेकिन दोस्तों आपको आंख बंद के 1991 लगा देना भाई, ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा नदी तट के मतलब मेरे दोस्तों आपसे कह रहा ना कि वो कौन सा शहर है जो नदी के तट पर स्थित नहीं है भाई? देखिए हमारा जो कोलकाता है भाई, ये हमारा हुगली नदी के किनारे स्थित है, याद रखिए भाई। आगरा जो है दोस्तों यमुना नदी, याद रखिए यमुना, आगरा जो है मेरे भाई यमुना नदी। पटना कौन सा नदी में स्थित है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा गंगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, जैसे लखनऊ कौन सा नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जापान की राजधानी हमारा कहां पे, जापान की राजधानी, तो बताएंगे सर जापान की राजधानी कहां है भाई? बोलिए ना जल्दी से, भूल गए? अरे मत भूलिए दादा, अराकावा नदी के किनारे स्थित है जापान की राजधानी। कमेंट में बताएं जापान की राजधानी कहां है भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा कोलकाता, आगरा, पटना तो है,
पर भोपाल किसी भी नदी के तट पे स्थित नहीं है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। जो शुष्क कृषि होती है ना भाई, उसमें कौन सी फसल जो है नहीं बोया जाता है, तो बताएंगे सर गन्ना नहीं बोई जाती है भाई। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं सर, भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है भाई। याद रखिएगा, आपसे पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 12, आज ही ज्योग्राफी के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में नदी द्रोणी पूछा गया भाई। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा भाई कि अगर ऑप्शन नंबर अगर कोई भी ऑप्शन में अगर गंगा रहता तो आपको गंगा सही करना भाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज हमारा जो सिंधु नदी है भाई, ये सिंधु नदी का अधिकतर भाग पाकिस्तान चलेगा भाई। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का वह कौन सा नदी है जिसमें सबसे ज्यादा पानी मेरे दोस्तों इस्तेमाल होता है, तो गंगा नदी। नहीं है गंगा नदी तो मेरे दोस्त आपको सिंधु ही लगाना होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर हीराकुंड डैम। मेरे पास जितना सारा डैम है, हीराकुंड डैम, भाड़ानगर डैम है ना भाई, टिहरी बांध, मैंने जितने सारे बांध है मेरे भाई एक एक करके मैंने आप लोगों को बताया था। इसीलिए तो बार बार कहता हूं मेरे लाडला कि मेरा क्वेश्चनों पर ध्यान देना, क्वेश्चनों पर ध्यान देना। क्यों कहता मेरे भाई, मुझे शक लगा है नहीं भाई, एग्जामिनर एक एक क्वेश्चन से उठा के आप लोगों को क्वेश्चन पटकेंगे। तो हीराकुंड डैम दोस्तों महानदी पर स्थित है। याद कीजिए, सुबह में बताया था दोस्तों उड़ीसा में। कहां पे मेरे भाई? उड़ीसा में बताए थे। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा भाई? यानी 2011 में जनगणना हुई भाई। 2011 में जनगणना होने के बाद वो कौन सा मेरे दोस्तों नगर है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से भी ज्यादा है? तो बताएंगे सर हमारा पुणे का। याद रखिएगा, क्या बताएंगे सर? हमारा पुणे का। अगला है सर कि चलवासी पशुचारण। एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन एकदम स्टार लगा लीजिए भाई, सब्जेक्टिव वाले ये क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। चलवासी पशुचारण और वन्यजीव पशुचालन, समझिए मेरी बात को, चलवासी पशुचारण और वन्यजीव पशुचालन में अंतर स्पष्ट करें। इस साल ये क्वेश्चन छप रहा है मेरे भाई। मैंने आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से पिक्चर के माध्यम से समझाया था, याद कीजिए। ठीक है, तो चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन से भाई? तो चलवासी पशुचारण करने वाली जो जनजाति होती है दोस्तों, उसे हम लोग मसाई बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं सर? मसाई बोलते हैं। अगला है सर, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पाया जाता है, सिंपल सा बात है सर कि मरुस्थलीय एरिया में मैदानी में लोग रहेंगे। सबसे ज्यादा लोग दोस्तों कहां पे रहेंगे? मैदानी इलाके में रहेंगे, क्योंकि मैदानी इलाके पे हमें विभिन्न प्रकार की जितनी सारी आवश्यकताएं चीजें होती है वो हमें आसानी से मिल जाते हैं भाई। जिससे अगला क्वेश्चन में बात करते सर, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निर्णय किया भाई? ठीक है, निम्न किया है भाई। आइए, तो निम्नलिखित में से पूछा गया मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिए लिंग अनुपात को निम्न किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 17। तो बताएंगे सर हमारा पुरुषों की उच्च जन्म दर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी इसका गलत आंसर भाई। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुरुष कार्यकुशल जनसंख्या का चयनित प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है भाई? उच्च मानव विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसकी स्थापना 1990 में किया था डॉक्टर महबूबुल हक, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो नॉर्वे मेरे दोस्तों रैंक 1 में है। भारत का स्थान पूछा जाएगा तो 131वां है, यानी भारत का रोल नंबर 131 है। इससे पहले भारत से 130 देश पहले सफल है दोस्तों भारत की तुलना में। आप समझ सकते हैं हमारे भारत देश कहां है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रदेश में से किसमें विस्तृत वन्यजीव अनाज कृषि नहीं की जाती है? विस्तृत वन्यजीव अनाज कृषि नहीं किया जाता है अमेजन बेसिन में। कहां पे मेरे भाई? अमेजन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन में बात करते सर, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? मैं अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे रुकता हूं, सुनिएगा। भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य और झारखंड का कितना है? ये तीनों क्वेश्चन एकदम गांठ बांध लीजिए। सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों कहां पे है भाई? तो बताएंगे सर, आज सुबह को ही बताया था भाई, बिहार में। यानी 1106 व्यक्ति निवास करती है
1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सबसे ज्यादा है भाई, सबसे कम पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा कितना है सर, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में भाई मात्र 17 व्यक्ति निवास करती है। ठीक है, अगर झारखंड का पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों आपको बताना है कि झारखंड का पूछा जाएगा 1 किलोमीटर एरिया में 414 व्यक्ति निवास करती है भाई, इससे एकदम गांठ बांध लीजिए। लेकिन आपसे पूछा गया पूरा भारत का, ऑल ओवर इंडिया का, तो ऑल ओवर इंडिया का दोस्तों एकदम साधारण याद रखिएगा 382। कितना मेरे भाई, 382। ठीक है, आप लोग सोच रहे सर ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसा आएगा जैसे मैंने सुबह को बताया था, जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। मैंने बताया था पश्चिम बंगाल, याद है ना, बताए थे ना आप सुबह को, याद रखिएगा बाबू, जितना बताया ना ऑनेस्टी पूर्वक करते रहे। बार बार कह रहा हूं कि आप में से कोई भी कैंडिडेट है जो अभी भी तैयारी करने के बावजूद भी आपके मन में डाउट है या कुछ भी नहीं पढ़े, मेरे दोस्तों क्रैश कोर्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितना भी है सिलेक्टेड है। साथ ही साथ इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को फ्री में टेस्ट सीरीज दिया गया है, जहां पे दोस्तों आप 30 में 30 मार्क्स चुटकी में ला सकते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों इस क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन करना ना भूले भाई। ठीक है, चलिए सर अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है भाई, आकर्षक या अनुकूल कारक है। तो बताएंगे सर हमारा रोजगार के अवसर, क्या मेरे भाई, रोजगार के अवसर। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व देशों में भारत में कौन सा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, तो अभी तो बताएं सर 131वां है भाई, भारत का अभी तो बताएं मेरे भाई 131वां है भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं भाई। आपसे पूछा गया, नदी के तट पे पूछा जाएगा, पहाड़ी इलाके में पूछा जाएगा, झील में पूछा जाएगा, और ये सारे चीजों को मैं विस्तार पूर्वक एक एक करके बताया था। तो बताएंगे सर नदी डेल्टा में हमारा पंखा प्रतिरूपी होते भाई, याद रखिएगा। अगला है सर अर्ध कृषि में कितने वार्षिक वर्षा आवश्यक है भाई, अर्ध कृषि में कितने वार्षिक वर्षा दोस्तों आवश्यक है। तो बताएंगे सर लगभग हमारा 75 सेंटीमीटर। कितना मेरे भाई, लगभग हमारा 75 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर 25 है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है भाई। अभी तो बताएं सर, सबसे बड़ा एग्जांपल दिया मेरे भाई, क्या होगा, गंगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, और भी क्वेश्चन है लेकिन मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जितना क्वेश्चन बताया भाई, चलिए भाई बता ही देता हूं, छोड़ता नहीं भाई। चलिए, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। देखिए हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में होती है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में होती है। हरित क्रांति दोस्तों हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू होती है 1961 से लेकर के 1966 के बीच में, इसे भी याद रखेगा। हरित क्रांति में दोस्तों कौन सा राज्य सफल हुआ, तो बताएंगे सर हमारा पंजाब और हमारा हरियाणा, याद रखिएगा पंजाब और हरियाणा। सर हमारा हरित क्रांति में कौन सा फसल सफल हुई, तो बताएंगे सर हमारा गेहूं। क्या बताएंगे सर, हमारा गेहूं। इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए हरित क्रांति, यहां पे दो क्वेश्चन आता है भाई, भारत में हरित क्रांति के जनक और दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक। विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा डॉक्टर बार्लो को। ठीक है, क्या बताएंगे सर, डॉक्टर बार्लो को। भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो डॉक्टर स्वामीनाथन को। मेरा बात को सुनिए, विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा डॉक्टर बार्लो को। भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों बताना है कि एस स्वामीनाथन। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहां पे एक शब्द पूछा गया, शब्द कि हरित क्रांति का जो शब्द है ये किसने गढ़ा है, तो बताएंगे सर हमारा डॉक्टर विलियम गॉड। कंफ्यूजन नहीं होना भाई, नहीं तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन में फंस जाओगे भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दिया गया भाई। ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दोस्तों देने वाला साल का नाम था हमारा 1921। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में हस्तांतरण कृषि को क्या कहा जाता है भाई। देखिए दोस्तों भारत में अलग अलग, कोई देश में दोस्तों रोका बोलते भाई, कोई देश में हमारा रे बोलते हैं, कोई देश में दोस्तों हमारा लदांक बोलते हैं, कोई देश में दोस्तों हस्तांतरण बोलते हैं, कोई देश में घुमतू बोलते हैं। मतलब हमारा हस्तांतरण कृषि का
अलग अलग नाम है भाई, ठीक है। तो हमारा भारत में क्या बोला जाता है भाई, झूम खेती बोला जाता है, ठीक है ना। कोई घुमतू कृषि बोलते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा दो देशों के मध्य व्यापार को हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोचिंग पतन अवस्थित है भाई कहां पे मेरे भाई, तो अभी मैंने आप लोगों को बताते स्टार्टिंग में कोचिंग पतन कहां है मेरे भाई, केरल में, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन है मेरे भाई, आपका टोटल 35 क्वेश्चन था, लेकिन मेरे दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग बन जा रही है ना। अगर आप लोग देखना चाहते हैं इसी तरह से मेरे भाई कि सर इसी तरह से हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में लेकर आए, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से दोस्तों कमेंट करें, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मुलाकात करता दोस्तों एक नए वीडियो में, अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।